हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे आइडेंटिफाई करें। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही एक ऐसी थ्योरी है जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बातचीत करती है। मतलब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलती है कि भाई अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो D2D ट्रांजिशन शो करेगा, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरफुल होगा। ठीक है। दूसरा पार्ट ये भी बोलते हैं कि अगर इन केस सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो D2D ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, हेंस वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस हो जाता है। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनमें D2D ट्रांजिशन नहीं होता है फिर भी वो कॉम्प्लेक्स आपके कलरफुल होते हैं। ये पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन केस अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D2D ट्रांजिशन शो करता है, वो कलरफुल होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होना चाहिए। हम कलर के बारे में बातचीत करें, उस कॉम्प्लेक्स का कलर हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं की पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं, फिर इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप फॉलो करिए और इसके बाद में आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, इस पोर्शन को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल, ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ये देखिए हम लोग यहाँ पर बातचीत करें एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है भाई। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास में क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये D2D ट्रांजिशन शो करेगा, D2D ट्रांजिशन शो करेगा। अगर ये D2D ट्रांजिशन शो करता है तो ये कॉम्प्लेक्स होगा आपका कलरफुल। अब ध्यान दीजिए भाई, ये कलरफुल, बहुत ही शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो D2D ट्रांजिशन शो करेगा, हेंस वो कॉम्प्लेक्स होगा कलरफुल। वो बाद में डिस्कस करने वाले कौन सा कलर होगा। ठीक है। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो नो D2D ट्रांजिशन, ये D2D ट्रांजिशन शो ही नहीं करेगा। अगर D2D ट्रांजिशन नहीं शो करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कलरलेस। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा भाई, अब ये पॉइंट आता है कि मान लिया जाए कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से D2D ट्रांजिशन हो रहा है, कलरफुल भी है, तो कलरफुल है तो कौन सा कलर है? ठीक है, ये कंडीशन तो ओबे करना पड़ेगा भाई कलरफुल होने के लिए। अगर कलर आपको डिटरमिन करना है तो 3D सीरीज में जो आपको पॉइंट कंसीडर करने हैं, आप देखिए भाई, अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका D2, D3, D6 एंड D8 होता है, ध्यान दीजिए, तो वो हमेशा ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखें। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप सेंट्रल मेटल आयन, एग्जांपल लूँगा, बहुत ही आसानी से ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। D1 होगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये पर्पल कलर हो जाएगा, D1। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कौन सा है? D1, यहाँ पर D4 है तो D4 के बाद में क्या हो जाएगा? ये वायलेट कलर हो जाएगा, ये वायलेट कलर। ठीक है। इसके बाद में D5 एंड D क्या होता है? 7 होता है, तो ये हो जाता है आपका पिंक कलर। और इसके बाद में अगर आपका D9 आता है तो लास्ट में बचा है ब्लू कलर हो गया। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें। मतलब है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उस कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन आता है, अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन आता है तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर D2, D3, D6, D8 आता है तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? ग्रीन कलर होगा। सिंपल पार्ट। ठीक है। अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन तभी अप्लीकेबल होगी जब सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। हम बातचीत करें कलरफुल ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो ये कंडीशन तो उसको फॉलो करनी है। अगर कलरफुल है और कलर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये कंडीशन को फॉलो करिए।
ठीक है भाई। सबसे पहले इस कंडीशन से आपको पता चलेगा कि वो कॉम्प्लेक्स कलरफुल है या नहीं। अगर कलरफुल है वो कौन सा कलर है, इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करिए, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया Fe और ये H2O होल 6 ले लिया, इसका ओवरऑल चार्ज +2 है भाई। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, मुझे इस कॉम्प्लेक्स का मुझे ये डिटरमिन करना है ये कलरफुल है या नहीं। फिर इसके बाद में हम ये डिटरमिन करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है भाई। चलिए हम डिटरमिन करते हैं। जो सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब देखिए भाई, इसमें क्या मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। इसमें अगर आप देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब है कि इसका एक भी चार्ज नहीं, तो 6 × 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में क्या है? ओवरऑल चार्ज। जो ओवरऑल चार्ज है यही चार्ज आपका इस सेंट्रल मेटल एटम का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है Fe2+, मिल गया भाई। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए जो आपका सेंट्रल मेटल आयन मिला हुआ है इसका आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए भाई, यहाँ पे Fe के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो 6 आपका जाएगा d ऑर्बिटल में और 2 जाएगा s ऑर्बिटल में। लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 2। तो आउटर मोस्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेगा, ये हो जाएगा आपका 3d6, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल्स हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बातचीत कर रहे हैं। वीबीटी थ्योरी आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करती है, सीएफटी थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं करती है, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में, ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका ये ऑर्बिटल्स दिया हुआ, तो इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर आपने सीएफटी थ्योरी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो एक लेक्चर डाला हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल पार्ट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो आप लोगों ने सीखा होगा कि जो ईजी पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी T2G पेयर ऑफ ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो देखिए मैं स्प्लिटिंग यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये Eg मैं टॉप में कर देता हूँ कि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, और T2G मैं बॉटम में कर देता हूँ। T2G ये हो गया और ये Eg हो गया, ठीक है। इस पोर्शन को हम नहीं मेंशन करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका गैप का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं केवल फाइंडिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके आधार पर हम ये डिटरमिन करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कलरफुल है या कलरलेस है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3d6, ये हो गया 3d6, 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में आपको फिल करना है। ये एनर्जी प्रोफाइल हो गया, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो लोअर ऑर्बिटल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एंटर करते हैं जहाँ पर जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन कम होता है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाना चाहिए कि यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं सॉरी यहाँ पे जाना चाहिए कि यहाँ पे जाना चाहिए। आप इससे डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का लिगेंड्स दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें H2O दिया है, इसमें डोनर एटम क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं। तो देखिए खासतौर से वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन डोनर एटम होते हैं। मतलब है कि ये आपका क्या कौन सा लिगेंड से दिया हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड से तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मतलब जैसा ऑर्बिटल नोटेशन लिखा हुआ है ज्यों कहते हैं रखा रहने दीजिए। हुन्स रूल को फॉलो करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में हुन्स रूल फॉलो करिए जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में हुन्स रूल का वायलेशन होता है। अब देखिए भाई 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 और ये 5 और फिर से बाद फिर डबल, पहले सिंगली फील्ड इसके बाद में डबल फील्ड, तो डबल यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है, फिल हो गया। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं क्या इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑफ कोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें अगर आप देखें तो ये क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका होगा कलरफुल, बिकॉज इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ये D2D ट्रांजिशन शो करेगा, बिकॉज ये हो जाएगा आपका कलरफुल, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। अच्छा दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट अगर हमें डिटरमिन करना है, ये तो पक्का हो गया कि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब आप इसके बाद में ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर लीजिए टू डिटरमिन द टाइप ऑफ द कलर्स। अब देखिए भाई, ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पार्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है भाई। सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D6 देखिए भाई, कहाँ ये लगा हुआ है D6, मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा ये हो जाएगा आपका ग्रीन कलर। ये हो गया भाई। इस तरह से आप कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बहुत ही आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। हो गया ना भाई, इस कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है, D6 दिया हुआ है। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्स में ले लेता हूँ, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहीं पर रहेगी क्योंकि अभी इसको फिर से हमें यूज करना है, तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। अच्छा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ जिसमें आपका दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैंने ले लिया Fe, ये CN6 ले लिया और इसके बाद में यहाँ पर 4 माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि इसमें कार्बन एटम डोनर एटम होता है। किसी भी लिगेंड्स में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस अगर आपका डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है भाई। यही स्टेप फॉलो करते हैं, सेम स्टेप। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइनहाइड आयन है, यूनिडेंटेड नेगेटिव लिगेंड्स होता है, इसका -1 चार्ज होता है, ये -6 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज कितना है, -4, -6 जब उधर जाएगा तो -4 + 6 = +2 हो जाएगा। मतलब इसमें से Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। हालांकि ये मैंने पहले भी लिखा हुआ था, 3D6 का यहाँ पर हो जाएगा Fe26 3D6 हो जाएगा, ये 4s2 हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ये वैकेंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D6, ये 3D6। अब देखिए स्प्लिटिंग शो कर देते हैं भाई इस ऑर्बिटल की। तो यहाँ पर हो गया आपका Eg टॉप में चला गया और T2g आपका बॉटम में रहेगा, तो ये Eg हो गया और ये T2g हो जाता है। ये 3D6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 कर लिया भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स में, इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेंगे। एक चीज़ दिमाग में रखें, ठीक है, जब कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, वहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पर हम हुन्स रूल नहीं फॉलो करते हैं, हुन्स रूल का वायलेशन होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। जो 4th इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ना जाकर के पेयरिंग शुरू कर देगा, 4 5 और ये 6 कर दिया। ये डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 2 2 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इस कॉम्प्लेक्स में, क्या इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें अगर आप देखें इस पोर्शन में, इस पोर्शन से आपको बिल्कुल कुछ कतई कुछ लेना देना नहीं है। आप रिजल्टेंट जो आपका यहाँ से फाइनल आउटकम जो निकालेंगे तो केवल यहाँ से निकालेंगे आप, इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है भाई, इतने पोर्शन से। क्या इस पोर्शन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मतलब है कि ये D to D ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, और इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कलरलेस, ठीक है भाई। तो इस जैसे तरह से हम डिटरमिन करते हैं। अब कलरलेस है तो आगे फिर डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा कलर शो करेगा, क्योंकि कोई कलर या है ही नहीं, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर बहुत ही आसानी से आप डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बातचीत करते हैं जिनमें D to D ट्रांजिशन नहीं होता है, जिनमें D to D ट्रांजिशन नहीं होता है फिर भी वो कलरफुल होते हैं। चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेस जिनमें D to D ट्रांजिशन नहीं होता है फिर भी वो आपके कलरफुल होते हैं। मतलब है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरफुल होता है, ठीक है भाई। कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैं लिख देता हूँ। द कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्सेस इन विच
या which do not show D to D transition but still are colorful, ये चीज़। ठीक भाई, पहला जो कॉम्प्लेक्स है ये हो गया आपका KMnO4। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ये पिंक या पर्पल कलर होता है, पिंक, और ये पर्पल कलर होता है। ठीक है भाई, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है K2Cr2O7, इसका ऑरेंज कलर होता है भाई, ऑरेंज कलर। ठीक है, जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है ये हो गया आपका K2CrO4। ठीक है, और इसका येलो कलर होता है भाई, येलो कलर्स। और जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ये हो गया CrO2 और ये हो गया Cl2 और ये डीप रेड होता है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम ये डिटरमिन कर लेते हैं क्या इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। किसके पास में, सेंट्रल मेटल एटम के पास में। अब देखिए भाई, ये आपका क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं भाई ये क्या है, +1 हो गया प्लस Mn हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर डायरेक्टली -8 कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया 0। सिंप्लीफाई करिए तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +7। ठीक है, अच्छा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखना चाहें, ठीक है, तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसको आप लिख सकते हैं 3d5 4s2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं, और इसके पास में चार्ज कितना है, +7 है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए। यहाँ पर 3d0 4s0 बचेगा भाई। d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 3d ऑर्बिटल्स में। इसमें अगर आप देखें 3d ऑर्बिटल्स में मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है मतलब है कि इसने पूरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए हुए हैं। ठीक है भाई, अच्छा तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत ही क्लियर हो गया। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। बहुत ही क्लियरली लिखा है, ये पिंक और पर्पल कलर होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, अब ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, इसको आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो जो सेंट्रल मेटल एटम है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए ये आपका K+ दिया हुआ है, ये Mn हो गया, ये Mn जो आपका मैंगनीज दिया हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, और ये सराउंडेड बाई हाउ मनी ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, ये -2 हो गया। ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा भाई, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कुछ ऐसा होगा। अब देखिए भाई, ये ऑक्सीजन इस मैंगनीज सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। ठीक है, अगर इनको कुछ एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ये इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र हो गया भाई, जिसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, चार्ज ही तो है। चार्ज का ट्रांसफ़र किसको होता है, सेंट्रल मेटल एटम को। अब देखिए भाई, यहाँ पे दिया हुआ है Mn7+, ठीक है, और ये दिया हुआ है O2-। ठीक है भाई, अच्छा अगर इसको ये एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा तो भाई इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +6। भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता जाएगा वैसे वैसे इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। जैसे अगर आपका एल्युमिनियम 3+ है भाई, अगर आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एल्युमिनियम 2+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे वैसे वैसे इसका पॉजिटिव चार्ज भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका Mn, ये 6+ हो जाएगा, ये O- हो जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाती है जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको सप्लाई करेगा, एक्साइटेड स्टेट। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा भाई, रेडिएशन शो करेगा। जब रेडिएशन शो करेगा तब ये कलर शो करेगा। जब रेडिएशन रिलीज करेगा तो रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ कलर रिलीज करेगा। तो मतलब है कि यहाँ पर D to D ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग कलरफुल नहीं है, ये चार्ज ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग कलरफुल है, क्योंकि इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है भाई।
तो यहाँ पे कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि ये इसमें से डी टू डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स कलरफुल क्यों होता है, आपको एक्सप्लेन करना है ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। ये चार्ज ट्रांसफ़र होता है भाई, चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है भाई, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कलरफुल है। अच्छा भाई, अगर मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें भी अगर आप देखें, ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, 2+ हो गया, +2 पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद में 2Cr दिया हुआ है, 7 2 या 14 हो गया =0, तो 2Cr क्या हो गया, +12 हो गया, और Cr +6 हो गया। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो Cr है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जो क्रोमियम है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है भाई, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। मतलब है कि इसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली लूज किए हैं। जैसे अगर मैं Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूँ, क्या होता है, 24 होता है भाई, ठीक है, 24। अब ध्यान दीजिए, ये होता है 3d5 और ये 4s1, ये होता है हाफ फिल रूल लगा होता है स्टेबिलिटी की वजह से, 3d5 4s1। आउटर इसने कितना +6 है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 5 + 1 6, पूरे इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये होना चाहिए कलरलेस, परंतु कलर दिया है ऑरेंज कलर का होता है। इसमें भी वही सेम सिचुएशन होती है। ये जो आपका Cr है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और सराउंडेड बाई ऑक्सीजन हैविंग -2 चार्ज, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, Cr 5+ में चला जाएगा, 5+ में ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। भाई अगर इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज तो कम हो जाएगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 1 नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, +6 था तो +5 हो गया। तो ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ कलर्स रिलीज करेगा, तो ये कलर हो जाता है ऑरेंज कलर, ठीक है भाई। अच्छा, मैं थर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं तो सेम इज द केस हियर आल्सो, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलरफुल है, डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलरफुल नहीं है। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो +2 हो गया, +Cr -8 = 0, तो Cr +6 मिल जाता है। तो इसमें भी आपका क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम प्रेजेंट है, मतलब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। मतलब है कि इसने आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी को लूज किए हुए हैं, मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वही सेम इज द केस, यही केस आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो सेम इज द केस हियर आल्सो, ये क्या हो गया, Cr 2 ब्रैकेट -4 हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट -2 हो जाएगा, और ये -2 = 0, तो Cr +6। इस कॉम्प्लेक्स में भी Cr अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और इसका मतलब है कि ये भी आपका कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है, -2 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, क्योंकि चार्ज जब मिलेगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर इसके बाद में अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन शो करेगा। जब रेडिएशन शो करेगा तो कलर शो करेगा, कैसा, डीप रेड कलर, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेज हैं, दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। यहाँ से आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होता है, फिर भी ये ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र कलरफुल होते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में चलिए हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 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 ठीक है भाई। CFT की जो लिमिटेशंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, आप लोगों ने जब CFT थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो CFT थ्योरी ने कंसीडर किया हुआ था सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स को एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था, लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था, ठीक है। और जब ये चार्ज आपस में पास पास आते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड कैसा होता है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कुछ ऐसे करके एक्सप्लेन किया था, ठीक है भाई। अच्छा, लिगेंड्स को इन्होंने कंसीडर किया नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव लिगेंड्स तो आप लोगों ने सीखे हुए हैं,
परंतु नेगेटिव लिगेंड्स के साथ साथ न्यूट्रल लिगेंड्स भी तो होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स के पास में क्या कोई चार्ज होता है क्या? जब चार्ज ही नहीं है, जब उनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, जीरो ही होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब क्या? इनके पास में कोई भी चार्ज नहीं है, फिर भी आप उनको कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज। कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर मैं न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बात करूं तो हम लोगों ने सीखा हुआ लिगेंड्स खासतौर से दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एक वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स का एक अपना सिग्निफिकेंट है इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज वेल एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि यहाँ से जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की जो इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना भाई, चेंज होता है। भले ही सेंट्रल मेटल एटम सेम हो, भले ही सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी सेम हो, परंतु अगर लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा था जैसे लिगेंड्स के बारे में, कैसे न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया आपका H2 हो गया और ये हो गया आपका अमोनिया। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन के पास में एक ही लोन पेयर होता है। अब आप लोगों ने सीखा होगा कि जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होता जाता है उसका डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी उस कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होती जाती है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा। खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, इसके पास में 2 लोन पेयर है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? नाइट्रोजन है, इसके पास में एक ही लोन पेयर है। इसमें ज़्यादा लोन पेयर है, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू अमोनिया। ठीक है, मतलब ये अगर हम पोलैरिटी के डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें, डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें या पोलैरिटी के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सीखा होगा। अच्छा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में बात करूं तो खासतौर से क्या है कि अगर इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है, इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, पोलैरिटी का मतलब क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में ऐसा होता है, तो मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करना चाहिए क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है। ये वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करना चाहिए क्योंकि इसमें पोलैरिटी कम है, क्योंकि इसमें पॉइंट चार्ज कम है, इसमें पॉइंट चार्ज ज़्यादा है। पोलैरिटी का मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल्स हो जाते हैं भाई, पॉइंट चार्ज ज़्यादा है इसमें। लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, परंतु आप लोगों ने सीखा होगा कुछ ऐसा नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स अगर आपसे बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? डोनर एटम क्या होना चाहिए? कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है भाई, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन, वीक फील्ड लिगेंड्स में ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजेंस अगर हैं तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है ये कोलैप्स हो जाता है। तो कोई एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन CFT के द्वारा रिगार्डिंग ये जो आपका इशू बन करके आ रहा है, इसके बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाता है CFT थ्योरी से, तो एक ये लिमिटेशन हो जाता है। तो चलिए इसको मैं जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। ठीक है भाई, सो फर्स्ट जो इसका लिमिटेशन है, CFT थ्योरी या CFT कंसीडर्स CMA and ligands as point charge, but it is not suitable because H2O being more polar than NH3 should act as strong field ligands, but it is not so. ऐसा कुछ नहीं है, but it is not so. H2O being more polar than ammonia should act as a strong field ligand, but it is not so. ऐसा कुछ नहीं है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अच्छा, जो सेकेंड पॉइंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डज नॉट टॉक अबाउट पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बातचीत करती है, परंतु यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन के बारे में नहीं बातचीत करती है। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में एक भी डिटेल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने नहीं दिया हुआ, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। CFT थ्योरी इट डज नॉट टॉक अबाउट, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट बात करते हैं। जैसा कि शुरुआत में जब कॉम्प्लेक्सेज में बॉन्डिंग के बारे में CFT थ्योरी ने एक्सप्लेन किया तो इन्होंने कंसीडर किया सेंट्रल मेटल एटम को एज ए पॉइंट चार्ज। कैसा पॉइंट चार्ज में, कैसा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। मतलब है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं उन सभी कॉम्प्लेक्सेज में सेंट्रल मेटल एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है भाई। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, +2 +3 +4 कुछ भी होना चाहिए। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, इस पार्ट को भी CFT थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर Fe और ये CO5 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ है, मतलब ये कि ये 5 × 0 हो जाएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम कितना होना चाहिए, 0। परंतु CFT थ्योरी क्या बोलती है, सेंट्रल मेटल एटम को कंसीडर करती है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है सेंट्रल मेटल एटम के पास में, तो ये पॉइंट भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इट कंसीडर्स CMA एज ए पॉजिटिव point charge, but there are some complexes in which central metal atom has 0 charge, जैसे FeCO5 या निकल CO4 एट्सेट्रा, ये कॉम्प्लेक्सेज हो गए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी जिनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। इन पॉइंट्स के बारे में कुछ खास इलेबोरेशंस CFT के द्वारा नहीं दिया जाता है, CFT के द्वारा नहीं दिया जाता है। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमिन करें।